फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जिसमें पहला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे विद्रोह की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। और इसमें हम लोग विद्रोह के विस्तार के बारे में जानेंगे, उसके परिणाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्रोह की शुरुआत। तो अगर हम लोग विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो यह 29 मार्च 1857 में बंगाल की, ठीक है, बंगाल की बैरकपुर, यहाँ सब लिख रही हूँ, बंगाल की बैरकपुर इन्फेंट्री 34वीं बटालियन, ठीक है, के सैनिक मंगल पांडे ने, ठीक है, के सैनिक मंगल पांडे ने, इसमें कौन थे? तो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था और बैरकपुर छावनी में विद्रोह फैल गया और उन्होंने दो ब्रिटिश अधिकारियों, यानी मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। एक का नाम था जनरल बाग और दूसरे का नाम था जनरल ह्यूसन, ठीक है। इन दोनों को मार दिए, इन दोनों को क्या कर दिए? मार दिए। कौन मार दिए? तो मंगल पांडे जी ने मार दिया, ठीक है, गोली मार के हत्या कर दी। क्या कर दी थी? गोली मार के हत्या कर दी। और इसके पश्चात विद्रोह चारों ओर फैलने लगा। इसी विद्रोह के पश्चात आप देख सकते हैं कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी जाती है, फांसी दे दी गई, ठीक है। किनको? मंगल पांडे को। परंतु विद्रोह की वास्तव में शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 में होना था। कब? 10 मई 1857 को होना था, लेकिन स्टार्ट कब हो गया? 29 मार्च 1857 में। और ये कहाँ से होना था? तो ये स्टार्ट होने के लिए था मेरठ से, लेकिन कहाँ से हुआ? बंगाल से। अब मेरठ से जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ से करने लगे कदम सिंह, ठीक है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि मेरठ पे सिपाहियों का अधिकार होने के पश्चात 11 मई 1857 को विद्रोही जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं। तो 10 मई को शुरू हुआ और 11 मई 1857 को, ठीक है, ये विद्रोह कहाँ पहुंच जाता है? तो दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि ये 1857 का विद्रोह। साथ ही साथ ये दिल्ली पहुंचकर, ठीक है, वे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले। उस समय दिल्ली के जो बादशाह थे वो थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनसे मिलते हैं। और दिल्ली से भी ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। और इसके पश्चात विद्रोह का विस्तार जो है तमाम क्षेत्रों में होने लगा। और वास्तव में इस विद्रोह की तिथि जो है वो 31 मई 1857 को घोषित की गई थी, ठीक है। यानी कि ये जो विद्रोह है यह कब घोषित की गई थी? 31 मई 1857 को, ठीक है, इस विद्रोह की तिथि को घोषित किया गया। विद्रोह की तिथि घोषित की गई, ठीक है, मतलब घोषणा किया गया। और इसमें प्रतीक बना था, इस विद्रोह में, इस विद्रोह का प्रतीक था रोटी और कमल, ठीक है, रोटी और कमल, ठीक है, कमल और रोटी भी आप कह सकते हैं। रोटी और कमल यहाँ पे क्या बना था? प्रतीक बना था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें
कि ये जो 1857 की क्रांति है, इस विद्रोह का विस्तार कहाँ से, किस स्थान से, कौन से नेता कर रहे थे, किस डेट में कर रहे थे, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग विद्रोह का विस्तार के बारे में बात करें तो इसे 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले एक में लिखेंगे तारीख, जिसे डेट कहते हैं। दूसरे में हम लोग लिखेंगे स्थान, यानी कि पैलेस। ठीक है, और थर्ड में हो जाएगा नेता, यानी कि लीडर। अब हम इसे एक बॉक्स के रूप में बना देते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो और आपको भी आसानी होगी इसे याद करने में। ठीक है, चलिए तो 11 मई को अगर हम लोग बात करें, 11 मई, तो 11 मई को दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान, ठीक है, 1857 के विद्रोह में भाग लिए। अगर 4 जून को हम लोग कहें, 4 जून को, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजारिस कादिर ने इस विद्रोह में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद 4 जून को ही कहा जाए, 4 जून, तो 4 जून से झांसी से और ग्वालियर, ठीक है, तो यहाँ से भाग लिए थे महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और साथ में तात्या टोपे, ठीक है, यानी कि ये पहली महिला थी जो दुश्मनों से लड़ी, लेकिन उनके सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। इसलिए इनके बारे में कथन भी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और 5 जून को कहा जाए, 5 जून, तो 5 जून को कानपुर से नाना साहेब और इन्हीं के सेनापति थे तात्या टोपे, नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, ये भी कानपुर से क्या कर रहे थे, इस विद्रोह में शामिल थे। इसी के बाद अगर फिर से कहा जाए 5 जून को ही, तो 5 जून को इलाहाबाद से लियाकत अली ने भाग लिया है। अगर हम लोग बात करें 12 जून, तो 12 जून को जगदीशपुर, जो कि हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह ने भाग लिया था। कुंवर सिंह और इन्हीं के भाई थे अमर सिंह, इन दोनों ने इस विद्रोह में भाग लिया। 20 से 21 जून के बारे में अगर कहा जाए, 20 से 21 जून के बीच में, ठीक है, तो बरेली से भाग लिए थे, बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस डेट में ये जो विद्रोह है धीरे धीरे इनका विस्तार हो रहा है। बात करें जून में, ठीक है, जून में, तो जून में फैजाबाद से अहमदुल्ला भी भाग लिए थे।
अहमदुल्ला जी ने भाग लिया था इस विद्रोह में। साथ ही साथ जून महीने में ही फतेहपुर से अजीमुल्लाही खान जी भी इस विद्रोह में अपना नेतृत्व दिए हैं। कुछ और भी जगह हैं जैसे कि मथुरा, इनका डेट कंफर्म नहीं है, ठीक है। मथुरा से देवी सिंह ने भाग लिया है, देवी सिंह। इसके बाद मेरठ से कहा जाए तो मेरठ से हम लोग कदम सिंह के बारे में जान चुके हैं, फिर भी मैं लिख देती हूँ। मेरठ से कदम सिंह हो गए, ठीक है। मेरठ से कौन हो गए? कदम सिंह। इसके बाद बात करें असम से तो यहाँ से भाग लिए थे मनीराम दत्त और कंद परेश्वर इन्होंने भाग लिया। राजस्थान से अगर बात किया जाए, राजस्थान से तो यहाँ से भाग लिए थे जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें उड़ीसा तो यहाँ से भाग लिए थे सुरेंद्र शाही और इन्हीं के एक दोस्त थे उज्जवल सिंह, इन दोनों ने भाग लिया है, ठीक है। गोरखपुर से अगर बात किया जाए, गोरखपुर से गजेंद्र सिंह ने भाग लिया है, अगर हम लोग बात करें मुरादाबाद तो मुरादाबाद से अब्दुल अली खान ने भाग लिया है, अब्दुल अली खान ने भाग लिया है, ठीक है। और बिजनौर से अगर बात किया जाए, तो बिजनौर से भाग लिए हैं मोहम्मद खान, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है ये 11 मई से कैसे कैसे पूरे स्टेट में, मतलब पूरे क्षेत्र में ये धीरे धीरे क्या होने लगा, ये फैलने लगा था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि 1857 की क्रांति जो हुआ था तो आखिर इतने सारे क्षेत्रों में इनका विस्तार होने के पश्चात भी, ठीक है, ये असफल क्यों हुआ? आखिर ऐसे क्या कारण थे जो यह विद्रोह सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग बात करें विद्रोह के असफलता के कारण, तो इसके कई कारण थे। जैसे कि सबसे पहला कारण आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रवाद का अभाव, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि विद्रोहियों या भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण वे विद्रोह में एकजुटता से योगदान नहीं दे पाए, यानी एकजुट होकर वो योगदान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि ब्रिटिश अधिक योग्य हो गए थे, ब्रिटिश अधिक यहाँ पे योग्य थे, यानी कि अधिक शक्तिशाली थे, यानी कि भारतीय कमांडरों की अपेक्षा ब्रिटिश कमांडर क्या थे, अधिक योग्य थे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखने को मिलता है कि दक्षिण भारतीय
दक्षिण भारतीय राजाओं ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, यानी कि दक्षिण भारत के शासकों ने भारत के 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की ही मदद की, यानी उल्टा कर दिए। ठीक है, इसके बाद और देखने को मिलता है कि उच्च वर्ग ने भी भाग नहीं लिया। ठीक है, यानी इस विद्रोह में आप देख सकते हैं उच्च वर्ग ने भी भाग नहीं लिया। उच्च वर्ग कहने का मतलब जो शासक कर रहे थे, जो शिक्षित थे या जो जमींदार लोग थे, उन्होंने भी इस विद्रोह में साथ नहीं दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से आपको और देखने को कारण मिलता है, जैसे कि खराब संगठन, यानी कि भारतीय विद्रोही नेताओं का सैन्य संगठन अच्छा नहीं था, यानी अच्छा संगठन नहीं था भारतीयों के पास। इसके बाद आप देख सकते हैं समन्वय का अभाव। ठीक है, यानी कि समन्वय कहने का मतलब होता है कि भारतीय नेताओं के बीच आपसी जो एकता होना चाहिए, आपसी समझ होना चाहिए, वो उनके बीच में नहीं था। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं संसाधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशों के अपेक्षा भारतीयों के पास उतने संसाधन नहीं थे, यानी अभाव था। साथ ही साथ एकता का अभाव था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि भारतीय नेताओं के बीच एकता का भी अभाव देखा गया। यानी कि 1857 का युद्ध तो हुआ, लेकिन यह युद्ध क्यों हो रहा है इसका कोई मोटिव ही नहीं था। मतलब सब लोग अलग अलग मोटिव के लिए यह युद्ध लड़ रहे थे, जबकि एक उनका मोटिव होना चाहिए कि हाँ राष्ट्रवाद है, ये है, वो है। कुछ भी ऐसा नहीं था। कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई किसान के लिए लड़ रहे हैं, मतलब अलग अलग सबका मोटिव था। ठीक है, इसीलिए यह विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह के कई परिणाम भी देखने को मिलते हैं। विद्रोह के परिणाम, तो इस विद्रोह के कई परिणाम देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि यह विद्रोह, यद्यपि विद्रोह असफल तो रहा, ठीक है, यानी कि ये सफल नहीं हुआ, वो बात सही है। ठीक है, लेकिन इस विद्रोह के पश्चात ही, इस विद्रोह के पश्चात महारानी की घोषणा हुई। महारानी की घोषणा होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति असफल रहा, परंतु इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस विद्रोह के पश्चात ही महारानी की घोषणा की जाती है, और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इस समय अगर कहा जाए तो ये है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ये थे पाम अस्टर्न, और जो महारानी थी, ये थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है, और महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर, यानी ये उद्घोषणा कब होती है, तो 1 नवंबर 1858 को होती है। और लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में इसे पढ़ के सुनाया था।
इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणा की जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इसे इलाहाबाद के दरबार में पढ़ के सुनाया, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जैसे कि भारतीय शासन का नियंत्रण कंपनी के हाथों से छीनकर महारानी को सौंप दिया गया। दूसरा, इन्होंने सुनाया कि राज हड़प की नीति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। साम्राज्य विस्तार को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और महारानी के अनुसार भारत में विकास के कार्य भी अब तेज किए जाएंगे। और महारानी विक्टोरिया ने 2 आयोगों की नियुक्ति की भी घोषणा की, यानी इन्होंने 2 आयोग की घोषणा की थी। कितने आयोग? 2 आयोग, जिसमें पहला आयोग जो था ये था पील कमीशन। ठीक है, पील कमीशन कहने का मतलब होता है कि इसकी सिफारिशों के अनुसार भारतीय सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, भारतीय सेना में अब यूरोपियों की संख्या क्या हो गया? बढ़ा दिया गया, जिससे भविष्य में विद्रोह की स्थिति न बने। और दूसरा जो है इसमें रॉयल कमीशन है। कौन सा कमीशन? रॉयल कमीशन। इस कमीशन के अनुसार भारतीय सेना को धर्म, जाति, समुदाय इत्यादि के आधार पर बांटा गया। ठीक है, और यहीं से फूट डालो और राज करो, ठीक है, की नीति आरंभ होती है। जैसे कि यहीं से आपको कई रेजिमेंट देखने को मिलते हैं। गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ठीक है, जाट रेजिमेंट, ये सब देखने को यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि इस विद्रोह के कई और परिणाम होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुछ परिवर्तित भी होते हैं। जैसे कि ब्रिटिश जो है अब भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण परिवर्तित करेगा। ठीक है, नियंत्रण क्या किया? परिवर्तित, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में सुनाया था कि अब गवर्नर जनरल का जो पद है वो अब क्या रहेगा? वायसराय बनेगा। और भारत में विकास के कार्य को भी तेज किया गया। विकास के कार्य को भी इन्होंने क्या किया? आरंभ कर दिया। जो पहले धीरे धीरे काम हो रहा था अब वो स्पीड में होने लगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति का क्या महत्व है? क्रांति का क्या महत्व हुआ? तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण बिंदु इसका है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। यहाँ से लोगों की कमी पता चला कि आखिर क्यों हम लोग सफल नहीं हुए। और इस विद्रोह में प्रशासन एवं ब्रिटिश नीतियों में दूरगामी परिवर्तन भी देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रवाद के उदय में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? 1857 की क्रांति। ठीक है, और यहीं से 1858 में ब्रिटिशों ने
चार्टर एक्ट पारित किया। अब ये चार्टर एक्ट क्या है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक्ट कहने का मतलब होता है कि इस 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा राज्य हड़प की नीति तो को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार पर प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, और विकास के कार्य भारत में आरंभ किए गए तेजी से। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आप देखिएगा कि कई और काम किए जाते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, डाक व्यवस्था, जहाज। ठीक है, तो भारत में ये सभी काम किए जाते हैं। और यहाँ से कई प्रकार के आयोग आते हैं, जैसे कि पील आयोग। ठीक है, पील आयोग कहने का मतलब है कि इसमें सेना का संगठन होगा, ठीक है, और इस भारतीय सेना में, ठीक है, इस भारतीय सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में कोई विद्रोह की स्थिति न बने। इसके बाद ब्रिटिशों ने रॉयल कमीशन की भी नियुक्ति की। नियुक्ति की और इसमें इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। बांटो और राज करो की नीति को अपनाया। ठीक है, यानी इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो। तो यहाँ से ब्रिटिशों ने यह स्टार्ट किया था। और इसी में आप देख सकते हैं कि आज सेना में अलग अलग जो रेजिमेंट हम लोग को दिखाई देते हैं, तो ये 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही शामिल किया गया है। सेना को धर्म, जाति, ठीक है, एवं समुदाय के आधार पर विभाजन किया गया। ठीक है, इन्हें जाति, धर्म, समुदाय ये सब के आधार पे क्या कर दिए गए, बांट दिए गए, जो कि आज भी हमारे भारत में ये सब देखा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि विद्रोह के बाद, ठीक है, विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा और भी अधिनियम पारित किए जाते हैं, जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसके बाद भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है, और यहीं पे एक और होता है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। ठीक है, जिसमें सभी लोगों को
सिविल सेवा के योग्य समझा जाएगा, सिविल सेवा के लिए योग्य समझा जाएगा। यानी कि पहले अगर आपको भारतीय सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी ये सब का एग्ज़ाम देना है तो इसमें सभी भारतीय लोग नहीं दे सकते थे, लेकिन इस चार्टर के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि अब भारत के जितने भी लोग हैं वो सब सिविल सेवा का एग्ज़ाम ये सब दे सकते थे। यानी कह सकते हैं कि वास्तव में 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस विद्रोह में प्रशासन एवं ब्रिटिश नीतियों में दूरगामी परिवर्तन भी देखने को मिले हैं और इस विद्रोह ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1858 में ब्रिटिशों ने क्रांति के बाद ही 1858 का चार्टर एक्ट लागू किया। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा विकास के कार्य किए गए, जैसे रेलवे, बैंकिंग, डाक व्यवस्था, जहाज, ये सब शुरू किए गए और इसमें विद्रोह के पश्चात ब्रिटिशों ने 3 और अधिनियम पारित किए, जैसे भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 को लागू किया, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 और इसी में आप देखिएगा कि ये जो इंडियन हाई कोर्ट है, ठीक है, यानी भारतीय उच्च न्यायालय जो है, तो इसी की स्थापना के अनुसार यानी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुसार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, कितने? 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसी अधिनियम से 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कहाँ कहाँ? तो देखिए, सबसे पहले होता है इलाहाबाद यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसके बाद होता है मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसके बाद होता है बम्बई उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय। यानी 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और सिविल सेवा जो अधिनियम के अनुसार था, तो इसमें योग्य भारतीय को परीक्षा देने का अधिकार हो गया था। अगर हम लोग इसमें देखें तो इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इनकी अलग अलग प्रकृति है। ठीक है, तो उन इतिहासकारों के बारे में बताते हैं जिनके अनुसार 1857 की क्रांति की नेचर यानी प्रकृति कैसी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह की प्रकृति। तो अगर विद्रोह की प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे वीडी सावरकर जी आते हैं, जो इतिहासकार हैं, वीडी सावरकर। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष। ठीक है, ये वीडी सावरकर के द्वारा जी बोला जाता है। इसके बाद अगर कहा जाए तो आरसी मजुमदार, ठीक है, और जॉन सीले, इनके द्वारा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह है। क्या है? एक सिपाही विद्रोह है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो इनके अनुसार कहा जाता है कि 1857 का जो क्रांति है ये भारतीयों के क्रोध के कारण हुआ है, क्रोध के
कारण हुआ। यानी कि भारतीय लोगों में इतना ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया था ब्रिटिशों के लिए कि वो क्रोध में क्या कर दिए, 1857 की क्रांति बजा दी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स, ठीक है, तो इनके अनुसार कहा जाता है कि सभ्यता एवं बर्बरता, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का संघर्ष है। ठीक है, बीच का संघर्ष है। यानी इसमें कहा गया कि अचानक से उनका कल्चर चेंज हो रहा है, ये सब। ठीक है, जनरेशन गैप ये सब था, तो इसके वजह से यह विद्रोह बना। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो 1857 की क्रांति है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम ये सब में आते रहता है। बात करें महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, तो सबसे पहला पुस्तक आता है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, ठीक है, जिसे हम लोग फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसे लिखे थे वी.डी. सावरकर जी ने। कौन लिखे थे? वी.डी. सावरकर जी ने लिखा है। इसके बाद अगर बात करें तो एक पुस्तक है महान विद्रोह, जिसे ग्रेट रेवलियन कहते हैं, और इसे लिखे हैं अशोक मेहता। इसके बाद अगर बात करें तो सिपाही विद्रोह करके एक पुस्तक आती है, सिपाही विद्रोह, जिसे कहते हैं द स्प्योर मुल्टिंग, और इसे लिखे हैं आर.सी. मजूमदार जी ने लिखा है। और इसके बाद कहे तो एक पुस्तक है 1857 करके, ठीक है, और इसे लिखे हैं एस.एन. सेना जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि 1857, ठीक है, 1857 से पहले एवं बाद, ठीक है, 1857 से पहले एवं बाद के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध हुए। विरुद्ध क्या हुआ? विद्रोह हुआ था, जिसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जिसे कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। पहला पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह सॉरी। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1857 से पहले एवं बाद के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कौन कौन से थे, तो इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले राजनैतिक धार्मिक विद्रोह, राजनैतिक
धार्मिक विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कई तरीके के विद्रोह आएंगे, जैसे कि फकीर विद्रोह, ठीक है, फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कूका विद्रोह, कूका विद्रोह, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक धार्मिक विद्रोह के अंतर्गत। इसी में हम लोग जानेंगे कि निर्वासित शासकों के द्वारा किए गए विद्रोह, यानी कि जिन शासकों को इन्होंने उन्हीं के क्षेत्र से बाहर कर दिया, उन शासकों ने कैसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किए, इनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे निर्वासित शासकों के आश्रितों के द्वारा किए गए विद्रोह। तो इन सभी को हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि कैसे कैसे विद्रोह हुआ।